तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं या पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे और ये किसी एक चैप्टर से नहीं होंगे, ये पूरी अलग अलग चैप्टर से सारे क्वेश्चन लिए हमने। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन हमने आज आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। ठीक है, और ये पूछे जा चुके हैं, आपने देखा होगा। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। और आप में से जितने फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपके पास पहुंचती रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स पहले देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं। तो जो जैसा क्वेश्चन होगा हम वहां पर ऑप्शन भी दे देंगे अगर लगेगा तो। पहला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि मां की आयु, यानी कि उनकी मां की आयु भी जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि जो पहले थी अब वो 6 साल और बढ़ जाती है। औसत मां की आयु ज्ञात करना है, तो मां की जो आयु होती है वो कितनी होगी हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बहनों की औसत। औसत का मतलब होता है कि सबकी जो एज है वो 7 है। जैसे मान लो कि पहले नंबर की ये होगी, सेकंड ये है, थर्ड ये है और ये हो जाएगी फोर्थ नंबर की। 4 सिस्टर हैं। अब इसकी जो एज है वो 7 ईयर्स है, इसकी भी 7, इसकी भी 7। ये रियल एज नहीं है, ये औसत है। औसत का मतलब होता है कि सबके अगर हम मिला दें तो सबके हिस्से में 7 आएगा, ये औसत होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में 4 बहनें हैं तो हो जाएंगी 7 वर्ष है, यानी कि 4 लोग हैं और सबकी आयु 7 है एक हिसाब से एवरेज। तो हम कहेंगे 4 और गुणे में क्या 7, टोटल 28 साल उम्र हो जाएगी अगर हम इन चारों बहनों की उम्र को हम जोड़ देते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि मां की आयु जोड़ दें तो इतनी तो बेटियों की आयु है, टोटल मिला के सभी बेटियों की आयु इतनी हो गई। और क्या है, मां की आयु हम जोड़ दें तो मां हमें पता नहीं कितने साल की है, मान लिया हमने x वर्ष की है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो औसत आयु, यानी कि औसत आयु कितनी थी पहले 7 वर्ष, तो यहां पर लिख दो 7 वर्ष। 6 बढ़ जाती तो पहले 7 थी और 6 और बढ़ जाती है, तो प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अब क्या हो गया, अब माँ भी उसमें शामिल हो गई। 4 बेटियां पहले से थी और माँ शामिल हो गई, तो टोटल हो गए 5 लोग। तो ये 5 लोगों का एवरेज निकालना है तो 5 करेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 7 चौक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस में x लिखेंगे, इक्वल में आ जाएगा 7 6 कितना होता है 13 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 5। ठीक है, अब कहेंगे x इक्वल हो जाएगा 13 पचे होता है 65, तो हो जाएगा 65 माइनस का, ये 28 प्लस का है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस 28 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 28। समझ गए। अब देखो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 15 में से, ये 5 में 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 गया तो आएगा 7, और यहाँ पर 6 में से 6 एक चला गया था तो 5 बचा, 5 में से 2 चला गया तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3, तो 37 वर्ष हो जाएगी आयु। किसकी आयु हो जाएगी, ये हो जाएगी माँ की आयु। और हमें यही बताना था। देखा ना कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना था कि औसत आयु जो है पहले कितनी है 7 वर्ष है, और फिर 6 वर्ष बढ़ जाती तो प्लस 6 कर दो, और ये 5 लोग हो गए। यही हमारी गलती हो जाती है कि 5 लोग नहीं काउंट करते, 4 ही करते हैं, जबकि यहाँ पर ये 4 लोग ये प्लस ये, तो 4 लोगों की प्लस 1 4 लोग। ठीक है, अगला समझते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें से हमें क्या बताना है। यहाँ देखो 1 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी नंबर से कटे ना, वो खुद के ही नंबर से कटे। जैसे मान लो मैं कह देता हूं 5, तो ये 5 किसी नंबर से कटेगा नहीं। किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा या फिर कटेगा 1 से। ठीक है, तो जिसका गुणनखंड वो संख्या खुद ही हो या फिर 1 हो, ये दोनों हो, खुद संख्या हो और 1 हो। ठीक है, ये कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं।
अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या हमें पता करना है 1 से 50 तक। अभी और भी बताऊंगा कि 100 तक हम पता करेंगे कैसे। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करा है 1 से 50, तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग करेंगे 1 से 50। वैसे तो एक काम कर लो, 1 से 50 के मध्य बोला गया बीच में ही, तो सबसे छोटी अभाज्य क्या हो जाती है, ये हो जाती है 2, फिर आता है 3, फिर आता है क्या 5, और इसके बाद आता है 7, 9 होगा नहीं क्योंकि वो 3 से कट जाता है, फिर आएगा यहाँ पर 11, तो लिखेंगे 11, और आता है एक 13, 13 के बाद आएगा यहाँ पर 17, और फिर आएगा 19 आएगा, इसके बाद 21 नहीं आएगा, और इसके बाद आएगा 23, तो हो जाएगा 23, और 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, और होगा सीधे क्या 29, और फिर होगा 31, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34, 35 भी नहीं होगा, ये होगा डायरेक्ट क्या 37, फिर होगा 39 भी नहीं होगा क्योंकि 13 थी 39, 13 से कट जाता है, यहाँ पर आएगा 41, और इसके बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद आएगा यहाँ पर 47। ठीक है, अब काउंट करो कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यानी कि अगर अब ये पूछा जाए 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य, तो आप कितनी बताओगे, टोटल कितनी हो जाएंगी 15 संख्याएं हैं, और ये कौन सी संख्याएं हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच में अगर पूछा जाए, 1 से 50 के बीच में टोटल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 15। और मैंने बोला था आगे और भी बताऊंगा, तो अगर ये पूछा जाए 50 से 100 के बीच में, तो ये होती हैं कितनी 10 होती हैं। अब टोटल अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती, तो 15, ये 1 से 50 तक की 15, और 50 से आगे मिलती है हमको 10, तो 15 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 संख्याएं। समझ गए आप, ऐसे तो ये होता है, यहां पर आप समझ गए होंगे। तो ये याद रखना है आपको 1 से 50 डायरेक्टली। अब ये आपको निकालना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, अगर आप याद कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 1 से 50 15 आता है, और 50 से 100 के बीच में 10 आती हैं। अगर 1 से 100 पूछे तो डायरेक्ट 25 आपको बता देना है। ये आंकड़े आप याद रख लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये धमाकेदार क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये भी पूछ लिया गया था। अब यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है a अपान बी एक्स माइनस 1 और b अपान ए एक्स माइनस 3। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बेस उल्टा करा जाए, कैसे, देखो यहाँ पर a पहले है और b नीचे है, यहाँ पर b नीचे ऊपर है और a नीचे है, उल्टा हो गया है। तो जब कभी उल्टा होता है तो पहले एक काम करो, इसको पूरे को लिख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा a अपान में b, पावर में क्या हो जाएगा x माइनस 1, और इक्वल में, अब देखो हमको a अपान बी है यहाँ लिखा है, तो a अपान बी यहाँ भी मिलाना है हमको। तो जब इसको हम a अपान बी लिख देंगे, यानी कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो लिख दो आप a अपान में हो जाएगा b। जब हमने ऐसा किया, उल्टा लिखा है यानी कि नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, तो पावर जो होती है उसमें माइनस हो जाएगा, जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाली माइनस। तो देखो प्लस का x था तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3 था तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर हो जाएगा a अपान में b, ये हो जाएगा x माइनस 1, और इक्वल होता है a अपान b हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो गए बेस, तो ये बेस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पावर इक्वल पावर हो जाएगी। तो यहां पर कहेंगे x माइनस 1 इक्वल में आ जाएगा माइनस का x प्लस का 3 हो जाएगा। इस x को इधर भेज देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा x प्लस x इक्वल में हो जाएगा 3 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस का था 1, इधर गया इक्वल के तो प्लस का 1 हो गया, और ये माइनस का x था इधर आया तो प्लस का x हो गया। अब x और x कितने हो गए, 2x हो गए, तो यहां पर लिखेंगे 2x इक्वल में हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये गुणा होता है क्योंकि जब कोई ये ABCD वाला नंबर होता है और कोई 1 2 3 वाला नंबर होता है तो दोनों के बीच में गुणा होता है। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर क्या 4, और नीचे में आ जाएगा ये 2, 2 से काट दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसान सा रहा होगा, इसको आप समझ गए होंगे।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या पूछता है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और ये भी पेपर में आया था। यहां पर कह रहा है एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिधि के बराबर है, यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग की दोनों की बराबर है परिधि, दोनों के क्षेत्रफल यानी कि वर्ग और किसका वृत्त दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो जैसे मान लो मैं कह देता हूं एक वृत्त है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप एक वृत्त मान लो, वृत्त थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप कंपेयर ठीक है मैनेज कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। मान लिया हमने कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। पेपर में आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। पेपर में आपको कहां सॉल्व करना है मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो ये r है वृत्त की त्रिज्या, और क्या है वर्ग की परिधि। तो मान लिया हमने कि एक यहाँ पर होगा क्या, वर्ग होगा, ठीक है। ऐसा करके मान लिया कि हमने एक वर्ग है, और वर्ग आप सब जानते हैं वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो मान लिया हमने कि इसकी भुजा a होगी तो इधर वाली भी a होगी, और ये a होगी तो ये वाली भी a होगी। समझ गए आप। अब देखो क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि। तो पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए वृत्त की परिधि। तो यहां पर कहेंगे परिधि क्या होती है वृत्त की, ये होती 2 पाई और इंटू में क्या r। तो मैं इसको थोड़ा सा चाहूं तो मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं आपको दिख जाए। अब उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं 2 पाई r, ठीक है। इक्वल, इक्वल हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है वर्ग की परिधि के बराबर है, तो ये होगी वृत्त की परिधि इक्वल वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि का मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा बॉर्डर, ये लंबाई प्लस ये और ये प्लस ये सारी लंबाई जो होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार। क्यों 4 बार, क्योंकि एक बार ये लंबाई, एक बार ये और एक बार ये, यानी कि a और a कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 4 बार। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटू में लिखेंगे a। समझ गए। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो तो होता है 2 गुणे में 22 बटे में 7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होती है, और गुणे में कर दो r बराबर लिख दो 4 गुणे a, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो तो ये कट रहा होगा, ये कट रहा है 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 कट रहा है, और फिर इसको काटो 2 1 कम 2, 2 1 कम और 1 कम कट रहा है। अब r को पहले यहां रख लो, r हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा a बराबर में इधर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा फ्रेंड्स कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, तो यहां तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा यहां पर 11। तो त्रिज्या हो गई हमारी 7 और a की वैल्यू हो गई 11। अब हमें क्या करना है, यहां पर क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है दोनों का। तो यहां देखो जो r है ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल, और क्या बोलना है अनुपात, अनुपात में ये लगा दो, और किसका क्षेत्रफल करा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम यहां पर लिख देंगे वर्ग क्षेत्रफल। अब मैं दोनों का फार्मूला लिख देता हूं, ये आपको पेपर में नहीं करना, पेपर में आपको डायरेक्ट ये वैल्यू निकालना है और यहां से सॉल्व करना है। मैं आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना है आपको। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, पाई r स्क्वायर अनुपात में क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4 इंटू में हो जाएगा, जो भी उसकी होती है क्या है वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, माफ कीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा, और गुणे में क्या हो जाएगा भुजा, ठीक है। आगे देखो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 बटे 7 और गुणे r स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं भुजा, r की वैल्यू रख दो आप, r की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे में 7, अनुपात कर दो, भुजा कितनी है, भुजा है 11, तो हम कहेंगे 11 गुणे में 11, ठीक है। अब देखो और काटोगे इसको, 11 एकम 11 और 11 दूनी में 22, ये 7 इससे कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, ये बचेगा 2 गुणे 7, अनुपात में बचेगा 11, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 अनुपात में आएगा 11, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको पेपर में डायरेक्ट ये करना है, यहाँ पर वृत्त की परिधि डायरेक्ट लगा देना है, ये आ जाएगा r आ जाएगा 7 और a आ जाएगा इतना। अब यहाँ से इसका फार्मूला लिख के वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पेंसिल
और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है, यानी कि 2 पेंसिल और 1 रबर खरीदेंगे तो हमें 9 रुपए देने पड़ेंगे, तथा 4 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य 18 रुपए है। अब क्या है, प्रत्येक पेंसिल यानी कि एक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एक रबड़ कितने रुपए की होगी और एक पेंसिल कितने रुपए की होगी, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें अलग अलग डिजिट दी होती है तो हम सॉल्व कर पाते हैं। मतलब कहने का कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपए की, जबकि 4 पेंसिल यानी कि पेंसिल को कर दिया है दोगुना और रबड़ को 3 थी पहले, अब रबड़ कर दिया है 6, तो रेट भी इसका हो गया क्या, दोगुना हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम इक्वेशन बनाकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, यहां पर देखो अगर इनको काट दोगे तो 2 पेंसिल 3 रबड़, बात वही हो जाएगी। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। यहां देखो, अब डायरेक्ट हमें कैसे करना है, मान लो कि 2 पेंसिल है और ये एक पेंसिल 2 रुपए की रही होगी, तो 2 और 2 4 रुपए की पेंसिल हो गई, और 3 रबड़ है और 3 रुपए की, तो 3 3 9 हो गया, 9 4 कितना होता है 13, 13 हो जाएगा, जबकि 9 रुपए बताया जा रहा था। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत। हमारे हिसाब से जोड़ने पर 13 रुपए आ रहा है, यहाँ पर 9। अगला देखो, मान लिया हमने कि पहला मूल्य जो है वो पेंसिल का है, तो 3 रुपए की एक पेंसिल, तो 2 पेंसिल कितनी की, 3 दूनी 6, तो 6 रुपए की पेंसिल हो गई, और 2 गुणे 3 6 रुपए की रबड़ हो गई, तो 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, जबकि 9 रुपए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, इसमें 1 रुपए की मान लिया हमने कि पेंसिल रही होगी, तो 2 पेंसिल 2 रुपए की, तो 2 रुपए की पेंसिल हो गई, और 3 रबड़ 3 रुपए की, तो 9 रुपए की हो गई, तो 9 रुपए की रबड़ और 2 रुपए की पेंसिल, यानी कि 11 रुपए, जबकि यहां पर कह रहा है कि 9 रुपए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है, और इस वजह से जब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको मात्र और मात्र कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि आप लगे रहें, सॉल्व करते रहें और आपका टाइम जो है लॉस होता रहे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से भी समझ लेना है, पहले ही सॉल्व करने नहीं लग जाना है। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही तो NOT हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। ठीक है, हालांकि वहां पर ऑप्शन में NOT नहीं लिखा था, वहां पर लिखा था इनमें से कोई नहीं, तो समझ जाना इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम 1 रुपए 50 पैसे की पेंसिल मान रहे हो या इसका मूल्य कम करें, तो इसका फिक्स नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कुछ नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे आया था। देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए और ये क्वेश्चन घुमा करके दे दिया जाता है और हम कई बार इसको बहुत लॉन्ग बना देते हैं, लेंथी बना लेते हैं और फिर लास्ट में छोड़ करके चले आते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि आज के बाद इस क्वेश्चन को आप करना सीख जाएंगे। देखो यहाँ पर कैसे है, 3 tan थीटा इक्वल की वैल्यू क्या है 4। अब इसको हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर tan थीटा की केवल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा tan, इसको कर लो tan, तो tan थीटा इक्वल में हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और ये नीचे पहुंच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि जहां भी tan थीटा मिलेगा हम 4/3 रखेंगे। अब यहां पर कहीं तो tan थीटा है नहीं, तो अब एक काम करो, सब में tan थीटा से आप भाग दे दो, सॉरी यहां पर सब में cos थीटा से आप भाग दे दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin थीटा। ठीक है, आप पेपर में इस लाइन को न लिखना, नीचे वाली लिखना जो मैं बता रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए क्वेश्चन में आपको मैं ये लाइन बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये लाइन स्किप कर देनी जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा क्या, cos थीटा, तो cos थीटा से हम भाग दे रहे हैं, प्लस में हो जाएगा 2 cos थीटा अपान में हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अगला देखो, इसके नीचे वाले में भी यही करेंगे, 3 sin थीटा अपान में हो जाएगा cos थीटा, और माइनस है तो माइनस लगा दो, ये लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 cos थीटा, और अपान में हो जाएगा cos थीटा है तो नीचे भी लिखेंगे cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा। ठीक है, अब देखो साइन से साइन अपान cos होता है tan, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 tan थीटा, प्लस में हो जाएगा cos से cos कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूं 2, अपान में क्या आएगा, साइन cos होता है tan, तो हो जाएगा 3 tan, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 tan थीटा, और माइनस लगा है माइनस लगा दो,
और ठीक वहां कॉस से कॉस कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2। इतनी बात अगर आपने कर ली तो बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दो। tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4/3, तो यहाँ पर लिख दो 4/3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2। नीचे देखो ये लिखा हुआ है 3, तो लिखो 3 और इंटू में tan थीटा की वैल्यू है 4/5, तो 4/3 तो हो जाएगा 4/3 माइनस में 2। समझ गए। अब 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 4, प्लस में आएगा 2 और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा 4 और माइनस का आएगा 2। अब देखो 4 2 होता है 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आंसर हमारा आएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो लाइन आपको कौन सी स्किप करनी है पेपर में। आपको एक काम करना है, ये लाइन नहीं लिखनी है। ये तो आपको पता है कि हमें tan बनाना है, तो cos नीचे आएगा, साइन के नीचे cos आएगा, 3 tan थीटा। अब डायरेक्ट और भी करना चाहते हैं तो 3 और tan थीटा की वैल्यू लिख दो, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2, cos से cos कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहां पर आ सकते हैं इस लाइन पर। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ लाइन डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, तो आप यहां से उठा सकते हैं और यहाँ गिरा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वो कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं और कई बार ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। यहाँ देखो इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता 40% सेब बेच देता है। जितने भी उसके पास सेब थे उनमें से 40% सेब को उसने बेच दिया। फिर भी बेचने के बाद फिर भी 420 सेब बच जाते हैं। 40% बेच दिया लेकिन फिर भी 420 सेब उसके पास बच गए। कुल सेब शुरुआत में कितने थे? स्टार्टिंग में उसके पास जब उसने कोई भी सेब नहीं बेचा था तो कुल मिलाकर उसके पास कितने सेब थे ये बताना है। तो ध्यान से देखो, जब उसके पास टोटल सेब रहे होंगे तो हम कहेंगे उसके पास 100% रहे होंगे, 100% सेब रहे होंगे, 100% रहे होंगे। अब 40% उसने बेच दिया, तो 100 में से उसने 40% तो बेच दिया, और 40 जब बेच दिया होगा तो हमारे हिसाब से 100 माइनस 40, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने शेष बचे 420, तो यहां पर कहेंगे 420 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 40 यानी कि बचा कितना 60%, और हमारे हिसाब से 420, हमारे हिसाब से बचे सेब 60% और क्वेश्चन के हिसाब से 420। हमें बताना है 100 की वैल्यू। तो एक काम करो, पहले इसको 0 से 0 हटा दो तो 6 आएगा, 6% हो जाएगा। या एक काम करो पूरा काट दो, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% का मतलब है इससे 100 से गुणा करना पड़ेगा इसको। जब यहां 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी हम 100 से गुणा करेंगे, मतलब हो जाएगा हमारे पास 700 क्या हो जाएगा ये सेब हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब उसने कोई भी सेब नहीं बेचा था तब उसके पास कितने थे सेब थे 700। अगर आप पेपर में इसको करेंगे तो ये आप नहीं लिखेंगे, कैसे, या माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ देखो 40% सेब बेचता है तो बचे कितने होंगे 60%, तो 60% की वैल्यू 420, तो यहाँ से आपको उठा लेना है क्वेश्चन को 60% 420, बस इतना कर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इसमें कह रहा है एक लोहे का ठोस टुकड़ा है, कोई भी लोहे का एक ठोस टुकड़ा है, ये जिसका घनाभ दिया है, विमाएं दी है कि 49 सेंटीमीटर लंबा, 33 सेंटीमीटर चौड़ा, और ये इसकी दी होगी मोटाई दी होगी जो भी है बीमा वाले। घनाभ का आयतन बता, घनाभ के आकार में है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी है। पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले की त्रिज्या क्या है। मतलब मान लो अगर ये मार्कर है, इसको मैं पिघला दूंगा तो कुछ इसमें क्या निकलेगी प्लास्टिक निकलेगी। इस प्लास्टिक से एक बॉल बनाई जाए तो इसका जो आयतन होगा उस बॉल के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है जितना इसमें है वही बॉल में है। तो ठीक वैसे ही क्या कह रहा है, इसका टुकड़ा है ठोस लोहे का, तो इसका जो आयतन निकलेगा वही ठोस गोले का भी आयतन निकलेगा। तो एक काम कर लो आप यहां पर लिख लो ठोस गोले की त्रिज्या बतानी है, तो गोले का आयतन कर लो, तो यहां पर लिख लो लोहे का आयतन। ठीक है, लोहे का क्या करना है आयतन, मैं यहां पर लोहे का आयतन लिख दे रहा हूं, लोहे ठोस गोले का आयतन आप समझ जाना लोहे का आयतन
बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। तो जो भी होगा गोले का आयतन, तो मान लेता हूं मैं कि गोले का जो आयतन है ये इतना है। अब देखो ठोस गोले लोहे का आयतन कितना है, इतना गुणे इतना गुणे इतना कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणे, जब हम सेंटीमीटर किलोमीटर सब हटा देते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं, और लिखा है कितना 33 और गुणे में हो जाएगा 24, तो लिखेंगे 24 बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3, 4/3 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होगा, माफ कीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर मान लिया हमने कि त्रिज्या है, और त्रिज्या हमने लिख लिया यहाँ पर कि ये हो जाएगी क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू ये रख दी, आर ये है। अब इसको काटो, देखो यहाँ पर इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे, ये कट जाएगा किससे, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। और ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा 2 बार में, और 11 33 3 बार में कट जाएगा। और कौन कटेगा, पहले इतने को हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो आलू जो भी हमारे पास बच रहा है, ये बच रहा है कितना 49 गुणे में 3 और गुणे में 6 बराबर, यहाँ बच रहा है 1/3 और यहाँ पर 2/7 बच रहा है, और ये है आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जब सारा, एक काम कर लो इसको भी काट दो, 1 कम 2, 2 3 6, इसको पूरे को इधर भेज दो, तो आर हो जाएगा क्यूब में बराबर आ जाएगा 49 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में ये वाला 3 3 और गुणे में 7, ठीक है। आर क्यूब निकालना है तो हम कहेंगे आर क्यूब। अब इनका हम गुणा नहीं कराएंगे, इसका भी कर दो तो हो जाएगा 7 गुणे 7, इस 7 को इसके पास ले आओ तो हो जाएगा 7। हमने ये सारे 7 एक साथ क्यों किए, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। तो ये वाला गुणे में लिखा है, तो गुणे में किसी भी नंबर को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं। अब गुणे में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 पेयर और 3 पेयर, तो ये हो जाएगी आर की वैल्यू 7 और गुणे में हो जाएगा 3 7 त्रिक 21, यहां से 3 हटा, यहां से 3 3 के पेयर सेक लिया, तो यहां पर अगर कहेंगे आर की वैल्यू तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, और ये क्या दिया है सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। समझ गए आप, ये क्वेश्चन को ऐसे करना था। इस क्वेश्चन में खेल मात्र फार्मूले का था, फार्मूला आप समझ गए होंगे। लोहे का जो आयतन होगा पूरा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, बस पूरा आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कोई बीच बीच में आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, जो भी आपकी समस्या है, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी बीच बीच में आप अपनी बात रख दिया करिए, उस पर हम जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें बीच में, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि साधारण ब्याज दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाता है तो ए की आय, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके इनकम में क्या होता है 1250 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। जितने उसको रुपए मिलते थे अब 1250 रुपए बढ़ करके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये रेट जो है 10% से 12.5 हो गया, इस वजह से। मूलधन ज्ञात करें, यानी कि कितने रुपए स्टार्टिंग में रहे होंगे जिस पर ये ब्याज लग रहा है या जिस पर जिसकी इनकम हो रही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखो कि ब्याज दर में बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो ये 10% था, अब हो गया है 12.5%, तो ये 12.5% हुआ, तो इसका मतलब बढ़ा कितना 2.1/2%। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 12.5 माइनस 10 करेंगे तो 2.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2.1/2%। अब हमारे हिसाब से इतना परसेंट, क्वेश्चन के हिसाब से 1250 रुपए, तो हम कहेंगे 1250 रुपए। अब देखो इसको सही कर लो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 5/2% बराबर में आ जाएगा 1250। समझ गए होंगे 1250। अब 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1250 गुणे में 2, क्योंकि इस 2 को हमने इधर भेज दिया। अब 5% की वैल्यू यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा कितना, ये आएगा 2500,
ठीक है, यानी कि 1250 गुणे 2 होता है कितना, 2500 हो जाएगा। अब देखो 5% की वैल्यू 2500 है और जो मूलधन रहा होगा हमारा 100% रहा होगा, तो हम कहेंगे 100% हमें बताना है और 5% की वैल्यू ये है। तो चाहो तो एक ये भी होता है रूल कि इसको काट दो, 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर गुणा 100 करा दो, या इसी को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 20 से गुणा। जब यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी हम 20 से गुणा करेंगे। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 100%, और यहां पर भी अगर इसका गुणा कराओगे तो देखो 1 2 3, 3 जीरो तो ऐसे ही लग जाएंगे, 1 2 और 3। अब 2 पंचे होता है 10 और 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 5, यानी कि 50,000 हो जाएगी 100% की वैल्यू। जो हमारा मूलधन था वो था 50,000 रुपए, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको एक एक करके मानते कि माना यहाँ पर कितने समय के लिए दिया गया है कितना, तो आप बहुत लेंदी करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में शॉर्ट तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं और सही उत्तर इसका ये आएगा। ये पूछा भी गया था पिछले पेपर में, सारे क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो। तो अगले जो क्वेश्चंस हमारे शेष बच रहे हैं, हालांकि और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, और वो भी इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। ये पार्ट नंबर इसका 1 है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला आपको, सबसे पसंदीदा क्वेश्चन आपका कौन सा रहा, अगर आप बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात छोड़ सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स करे होंगे उनको पता भी होगा कि हम रिप्लाई आप सभी का देते हैं। भले ही उस दिन ना दें, अगले दिन मिले रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई आप सबका मिलता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने कई सारे बीपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवा दिए हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, जूनियर या फिर टीएसटी का हो, सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट बना दी हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही मैथ के हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आप कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो भी इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी। चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, या कैलकुलेशन की कोई फास्ट ट्रिक है कि हम सेकेंडों में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हमने बताया है। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार आप विजिट जरूर कर लेना। तो अलग अलग अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, और प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पिछले साल की अलग मिल जाएगी, जनरल नॉलेज की अलग अलग मिल जाएंगी, यानी कि जिस टाइप की वीडियोस वहां पर होंगी अलग अलग हमने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उम्मीद है चैनल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे चैनल से जुड़ जाएं और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक ले अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।